हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसका टॉपिक है पर्यावरणीय शिक्षा, जिससे संबंधित हम लोग करेंगे कुछ सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। अभी हमने पहले भी प्रश्न किए हैं जिसमें आप लोगों ने ओजोन दिवस पे प्रश्न देखे हैं, तो मुझे उम्मीद है सभी को इसका आंसर याद होगा। तो इसका आंसर क्या है? 16 सितंबर, यानी कि ऑप्शन ए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? पहला ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा ऑप्शन है अपघटनकर्ता। तो इससे भी संबंधित हम लोग सवाल पढ़ चुके हैं पहले से ही, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए, सबसे पहली बात कहा गया शाकाहारी, तो शाकाहारी क्या होता है? उपभोक्ता तो होता ही है। और कौन सा उपभोक्ता होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीय उपभोक्ता नहीं होता। ठीक है, और उत्पादक तो बिल्कुल नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया। और अपघटनकर्ता भी नहीं है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रासायनिक चक्र, दूसरा ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र, तीसरा ऑप्शन है भूगर्भीय चक्र और चौथा ऑप्शन है भू रासायनिक चक्र। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। यह सवाल भी हम लोग इसी तरीके का सवाल देख चुके हैं, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जीवों का जीवन चक्र है, ठीक है, और जो भूमि है, इनका आपस में क्या हो रहा है? चक्र चल रहा है, इसलिए इसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो आप सभी जानते हैं कि चाहे वो आपका डीजल हो, चाहे वो आपका पेट्रोल हो, चाहे वो आपका कोयला हो, ये कौन से मटेरियल हैं? मतलब कि ये वो ईंधन है जो हम बहुत लंबे समय से प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन वो ईंधन है जो बहुत कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी है चीन में और ऑप्शन डी है ब्राज़ील में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दैत्याकार पांडा भालू व बिल्ली की शक्ल का होता है तथा यह मुख्यतः चीन के दक्षिण व पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चीन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, और यह उत्तर आप कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है जो आज तक लोग याद रखे हैं। ठीक है, और ये बहुत से एग्जाम में पूछी भी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आपको एक और बात बता दूँ, यह सीधा सीधा वाक्य कि क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, आपकी एनसीईआरटी कक्षा 6 की आपके सोशल स्टडी जो ज्योग्राफी है उसमें बिल्कुल सीधा सीधा ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि एनसीईआरटी किताबों को आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिर वन जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन जीव का संरक्षण करता है? अगर आप लोगों ने इसके पीछे की वीडियो देखी है, यानी इसके पहले की वीडियो देखी है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि गिर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पूछा गया है। तब यह पूछा था कि गिर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो उत्तर था गुजरात। अब आज ये पूछ रहे हैं कि इस अभयारण्य में किस वन्य जीव का संरक्षण किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि है शेर। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि वन्य
वन्य जीव अभयारण्य से किस किस प्रकार के प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं। एक तो यह पूछेंगे कि ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है, ठीक है। और दूसरी बात, एक और बात खास है गिर वन्य जीव अभयारण्य की कि यह भारत में एशियाई शेर के निवास का एकमात्र स्थान है। कहने का मतलब यह है, कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में एशियाई शेर के निवास का एकमात्र स्थान, और आपको 4 ऑप्शन में अभयारण्य लिखकर दे देंगे। तो अभयारण्य कहाँ स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है, किस जिले में स्थित है, और उसमें किस जीव का संरक्षण किया जा रहा है। ये 3 चीज़ें तो आपको अच्छे से याद होनी ही चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है अब हमारा ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन ए है मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से, और ऑप्शन डी है जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। पहली बात तो ये आपकी जानकारी के लिए, और इसके आगे की चीज़ जान लीजिए। इसके अंतर्गत अधिक ध्वनि वाले क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए 5 से 6 पंक्तियों में पौधे लगाए जाते हैं। अब क्योंकि पौधे लगाए जाते हैं इसीलिए इसमें शब्द आता है ग्रीन। क्या आता है? ग्रीन। मफलर क्यों है? जैसे मफलर हम अपने गले के आसपास लपेट लेते हैं, कुछ उसी तरीके से ही जहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो उसको हम किससे घेर देंगे? हरे हरे पेड़ पौधों से, जो कि गिनती में कितने होंगे? 5-6 पंक्तियों में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। ध्यान रखें, पर्यावरणीय शिक्षा में प्रदूषण बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो जिसके आपको सेपरेटली हम डिटेल वीडियो डाल रहे हैं, तो वो भी टॉपिक आप लोग ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यहाँ अफ्रीका थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, आ और फा में आधा रा लगा के ई की मात्रा और फिर का। ये थोड़ा 1 मिनट के दूर पे लिख दूँ, यहाँ पे 1 मिनट। अफ्रीका ज़रा सही से लिख दें। यहाँ पे अफ्रीका ये त्रुटिवश गलत लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन पेपर पे कोई चीज़ लिखी है तो वो गलत है तो भी सही है, नहीं, अपने ज्ञान पे भी विश्वास रखें। तो ये हो गया आपका अफ्रीका। अब सवाल पर आते हैं। सवाल है, निम्न में से कौन सा सागर अफ्रीका से यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? विकल्प है आपके लाल सागर, काला सागर, अरब सागर और भूमध्य सागर, ठीक है। ये आपके विकल्प हैं। लाल सागर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। किसको अलग करता है? अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, इसलिए यहाँ पे आपका लाल सागर नहीं होगा, क्योंकि ये किसको अलग करता है? ये अलग करता है अफ्रीका को एशिया से। किससे करता है? अफ्रीका को एशिया से, ना कि यूरोप से। तो ये तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत। अगला फिर आपसे कह रहे हैं कि काला सागर, ठीक है। अरब सागर भारत को अफ्रीका तथा एशिया से अलग करता है, तो ये भी आउट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका आता है काला सागर। यह जो है भूमध्य रेखा, काला सागर पूर्वी यूरोप को पश्चिम एशिया से अलग करता है। पूर्वी यूरोप को पश्चिम एशिया से अलग करता है। तो जो भूमध्य सागर है यही वो सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? बिना सोचे समझे इसका आंसर कैक्टस है, कटीले पौधे। ये हम सबको बहुत ही अच्छे से मालूम है। कैक्टस कैसे पौधे होते हैं? कटीले होते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं वह मोटी होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। क्लियर? अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? देखिए, अब यहाँ पे जो हमने इसके पहले वीडियो पढ़ा था उसमें पूछा था, किसी पृथ्वी या सूर्य से पूछा था। हाँ, सूर्य से पूछा गया था कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। अब देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो टाइटन है यह शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है।
ठीक है। और आप लोग मुझे बताएंगे वरुण, बुध और शुक्र, इनके प्राकृतिक उपग्रहों के क्या नाम हैं, किसके पास उपग्रह हैं, किसके पास नहीं हैं। और यदि आपको नहीं आता है तो जो वीडियो अपलोड होगी ग्रहों से संबंधित उसे बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। और आपके ऑप्शंस हैं कपास, जट्रोफा, गन्ना और है आलू। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है जट्रोफा। जट्रोफा के द्वारा बायोडीजल बनता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जट्रोफा। अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1992, यहाँ पे 19 का 1 मिस प्रिंटेड है। इसके बाद ऑप्शन डी है 1996। तो ये आपका पारित हुआ था 1986 में, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, भूमंडलीय तापन का कारण है। पहला लिखा है हिमनदों में वृद्धि, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीसरा आपको दिया है कहाँ गया, हिमनदों में वृद्धि, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, फिर वनों में वृद्धि। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। तो आपका आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अब ऐसा क्यों है? भूमंडलीय तापन का अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना है। ये गैसें सूर्य के ताप को सोख लेती हैं और उसे वायुमंडल में वापस नहीं जाने देती। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, सवाना बायोम। तो आप सभी को पता है यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम। सबसे ज़्यादा विविधता सदाबहार वर्षावन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो सबको मालूम है लावा के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसका उत्तर है शोभमंडल। कभी आपको शोभमंडल में पूछेंगे कि क्या है जिससे कि प्रकाश की पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं, तो आपकी ओजोन परत आ जाती है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। समताप मंडल की परत जो है वह पृथ्वी के ऊपर 10 से 50 किलोमीटर तक के शोभमंडल तथा मध्यमंडल के बीच स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये शोभमंडल आपको याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता और जल के तापमान। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जल की गुणवत्ता। जल की प्रचुरता नहीं, क्योंकि जल तो बहुत है लेकिन वह साफ जल नहीं है, पीने योग्य नहीं है। जल के तापमान की कोई समस्या नहीं है, जल के वेग से भी हमें कोई समस्या नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़ और ओक। तो सबको मालूम है क्या होगा उत्तर? नीम। जी हाँ, कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए हम लोग नीम के पत्ते जो है लगा देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो हम सभी को पता है
कि ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। तो हमें बाकी विकल्प देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और यदि आप बाकी विकल्प देखते भी हैं तो आप जानते हैं कि पृथ्वी और शुक्र ग्रह हैं, तो इनके पास अपनी खुद की कोई भी ऊर्जा नहीं है। और चंद्रमा जो है ये हमारे पृथ्वी का चंद्रमा है, इसके पास भी खुद की ऊर्जा नहीं। ऊर्जा किसके पास है, सूर्य के पास। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, परिकल्पना को, चलिए अगला प्रश्न, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह है एक सिद्धांत, कानून, खोज, मूल संकल्पना। तो वह है आपका सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्या एवं श्रुतलेख। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, व्याख्या एवं श्रुतलेख। देखिए कुछ चीज़ें इसमें शुद्ध नहीं लिखी हैं, तो अपने दिमाग का भी आप प्रयोग करेंगे। अगला सवाल है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? यह भी प्रश्न पूर्व में पूछा गया है। जल, न्यूटन, डेसिबल, नैनो इकाई। तो इसका उत्तर है डेसिबल, जिसको डी और बी कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। यह भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? यह सवाल रिपीट हो गया है, तो इसको आंसर वही है। ठीक है। वैसे भी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पेपर एक बार में सही कहाँ करवा पाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इसका भी उत्तर वही डेसिबल है। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आपके विकल्प हैं नर्मदा, ताप्ती, सुवर्णरेखा और सिंधु। तो आप सभी जानते हैं कि ना तो नर्मदा नदी गिरती है और ना तो ताप्ती। ये दोनों तो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। और सिंधु भी आपकी उधर ही अरब सागर की ही तरफ जाते। तो आपका उत्तर हो गया ऑप्शन बी, सुवर्णरेखा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लेपोजी, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी और जलप्रपात। तो आपको मालूम है कि यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी। बिना कुछ सोचे समझे ध्यान रखें कि यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। और क्यों होगा ऑप्शन सी ये समझिए। ऑप्शन सी इसलिए होगा क्योंकि हमें यहाँ पे बच्चे को डराना नहीं है, समझाना है, उसकी कमियों को सुधारना है। जब भी इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा तो बच्चे के माँ बाप को आप जानकारी नहीं देंगे कि उसे डांटने लगे। आप पहले अपने स्तर पे उसकी क्या परेशानी है उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर। तो आप सबको मालूम है कि भोपाल को जो है क्या कहा जाता है? झीलों का शहर कहते हैं। यह मध्य प्रदेश का वो शहर है जो झीलों का शहर कहलाता है। और भोपाल के अलावा राजस्थान के उदयपुर शहर को भी झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो कभी आपसे वह भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल आपका यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भोपाल। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, उसका वेतन
उसका गर्व, उसका छात्रों का विश्वास। तो यहाँ पे उत्तर होगा छात्रों का विश्वास। यदि छात्रों को अपने शिक्षक पर ही विश्वास नहीं है तो उस शिक्षक के पास कुछ भी नहीं है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? छात्रों का उसके ऊपर विश्वास। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।